नमस्ते अनुज जी। नमस्ते सेठी सर, स्वागत है इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार अनुज जी। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार सर। नमस्ते। तो अनुज जी, बाजार नीचे चल रहा है, मिड डे है एंड वी कैन सी दैट मार्केट इज डाउन। निफ्टी जो है 200 पॉइंट के करीब नीचे चल रहा है, 24,860। और सेंसेक्स जो है 590 पॉइंट्स नीचे है, 81,593। बाजार जो है नीचे है। और इस वक्त अगर देखें तो एट दिस आवर द एक्टिव स्टॉक्स आर बजाज फाइनेंस, रिलायंस, इटर्नल, इन्फोसिस एंड आईसीआईसीआई बैंक। टॉप गेनर्स अब तक के लिए है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डॉक्टर रेड्डीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी लाइफ एंड सन फार्मा। टॉप फाइव लूजर श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, इंडसइंड बैंक एंड बजाज ऑटो। तो क्या कहेंगे मार्केट के बारे में? व्हाट डू यू थिंक इज कॉजिंग दिस लो इन द मार्केट? देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले ये जो वीक गया है मंडे से लेकर थर्सडे तक, एक पॉजिटिव मोमेंटम में था। हमने देखा सभी एशियन इंडेक्सेस इंक्रीज हुए थे, जापान इंक्रीज हम्म। हुआ था, कोरिया इंक्रीज हुआ हम्म। था। तो एक प्रॉफिट बुकिंग मैं इसको बोलूंगा जो देखने को मिली है। हालांकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सेंटिमेंट काफी बढ़ गए थे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि अभी तक कोई नेगेटिविटी ऐसे देखने को नहीं मिली है। हालांकि जी। इंडेक्स जरूर नीचे आया है, क्योंकि हमने देखा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया है। अदरवाइज ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट के पॉजिटिव है। हमें लगता है कि आगे मार्केट में एक अच्छी खासी सपोर्ट देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि यूएस की जापान के साथ ट्रेड डील हुई है, हम्म। इंडिया की यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन हुई है। तो हम्म। जितने भी फैक्टर हैं वो सब पॉजिटिव हैं और कंपनीज के रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। हम्म। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मानसून के फ्रंट पे भी कोई नकारात्मकता नहीं है, मानसून भी बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता हम्म। है कि सेंटीमेंट सारे ही पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी ऐसी नहीं दिख रही है, हम्म। जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में जो मूवमेंट है वो यहाँ पर अगेन एक पॉजिटिविटी रहेगी। हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आई है जरूर, बट हम्म। मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। जी। ट्रेड डील की बात करें तो इंडिया और यूके के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। और तो क्या आपको लगता है कि इससे बिजनेसेस जो है वो नई ऊंचाई तक जा सकते हैं? क्योंकि सारे सेक्टर्स जो हैं टच किए हैं, ऑटो, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, ज्वेलरी, काफी कुछ जो है वो इंक्लूडेड है। तो क्या लगता है आपको इस ट्रेड डील के बारे में? देखिए, एक ट्रेड डील की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों ही नेशन चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर एक जना नहीं चाह रहा, यहाँ पर दोनों ही चाह रहे हैं कि हम्म। जो व्यापार है वो यहाँ से डबल होता हुआ दिखाई दे, चाहे वो जी। लेदर को लेकर हो, फुटवेयर को लेकर हो, क्लोथिंग को लेकर हो, चाहे इंपोर्ट ड्यूटीज को लेकर हो, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करनी पड़े, हम्म। चाहे इवन विस्की हो या फिर ऑटोमोबाइल, तो सभी सेक्टर को इन्होंने टच किया है। और इनका टारगेट है कि 2030 तक करीबन 120 बिलियन डॉलर का जो बायलिटरल ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर होते हुए दिखाई दें। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वॉल्यूम करने की बात दोनों ही देश कर रहे हैं, और दोनों के ही जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हम्म। लेदर हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे विस्की हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे फुटवेयर हो, क्लोथिंग हो, सभी के अंदर उन्होंने इसको टच किया है। इवन हम्म। अगर आप बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट आइटम है ऑलमोस्ट 99% अब ओपन हो गई है यूरोप के लिए, जहाँ हम्म। पर फ्री एक्सेस आप कर सकते हैं ब्रिटिश मार्केट को। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम्म। जहाँ पर इंडिया का जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है वो अब यूरोप की ब्रिटिश मार्केट में वहाँ पर फ्री एक्सेस उनको मिलेगा। इवन अगर हम्म। आप देखेंगे तो जो इंडिया में यूरोप से माल आ रहा है उसकी भी इंपोर्ट ड्यूटी जो है कम कर दी गई है, 15% से लेकर 3% कर दी गई है। तो हम्म। दैट इज कि इंडिया को भी अब यूरोप का जो आइटम है वो चीपर रेट पर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये दो स्टेप जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर इंडिया का 99% इंपोर्ट फ्री एक्सेस मिलेगा, और जो यूरोप से माल आता है उसको 3% ड्यूटी कर दी गई है, जिससे कि हम्म। भारतीय लोगों को यूरोप का माल मिल सके। तो मुझे लगता है कि ये जो दो स्टेप उठाए हैं ये बहुत बड़े स्टेप है, जिसकी वजह से 2030 तक यूरोप और इंडिया का जो बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम है वो यहाँ से हम्म। डबल होता हुआ दिखाई देगा। जी। अब और एक बात है अनुज जी कि आज सिल्वर प्राइसेस जो है वो नई ऊंचाई छुए हैं। तो क्या लगता है, क्या फोरकास्ट आपको नजर आता है? देखिए, डेफिनेटली ये जो ट्रेड सिग्नल हुआ है यूरोप के साथ में, इसमें हम्म। ज्वेलरी भी है, हम्म। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हैं। तो हम्म। इसमें कहीं ना कहीं सिल्वर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, और हमने देखा है कि सिल्वर ने भी रिसेंटली नया हाई बनाया है। हम्म। सिल्वर करीबन 14 साल के हाईस के बाद निकलता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि सिल्वर में पोटेंशियल अभी बाकी है, और सिल्वर हमें लगता है कि दिवाली तक 1,20,000 1,25,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं हम्म। ना कहीं सिल्वर में जो इंडस्ट्रियल डिमांड निकल कर आई है,
गोल्ड के भाव तेज होने की वजह से सिल्वर की जो ज्वेलरी डिमांड इंक्रीज हुई है, हम्म। जो सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूसेज इंक्रीज हुआ है, सिल्वर का जो इलेक्ट्रॉनिक में मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूसेज इंक्रीज हुआ है, उससे हम्म। काफी हद तक सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि सिल्वर के प्राइसेस आने वाले दिनों में और आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है, बट जो भी गिरावट आएगी वहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। जी। तो ये जो यूके इंडिया ट्रेड डील है, इसका असर टैरिफ पे क्या हो सकता है जो यूएस लगाना चाह रहा है? देखिए, जो यूके इंडिया टैरिफ का है, जो टैरिफ देखिए उसका असर पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो यूके ने जो टैरिफ लगा रहे हैं वो 15% से लेकर 3% कर दिए, काफी कम कर दिया टैरिफ। तो मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक इंडिया को सपोर्ट मिलेगा। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स, इंडिया के यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होकर आइटम आता है, इंपोर्ट जो हम करते हैं वो यहाँ पर अच्छे रेटों पे इंडिया को मिलेगा, और इंडिया जो यहाँ से एक्सपोर्ट करता है वो भी हमें फ्री एक्सेस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट के फ्रंट पर काफी अच्छा हेल्प होने वाला है, जिसमें हम्म। अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, टी है, मैंगोज हैं, ग्रेप्स हैं, स्पाइसेस हैं, सी फूड्स हम्म। हैं, हम्म। और साथ में विस्की है। ये सब जितने भी प्रोडक्ट हैं इन सबको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जी। अब सेठी सर, आपके सवाल। मेरे सवाल है F&O के बारे में। F&O सेगमेंट जो है बहुत ढीला हो गया है, उसके बारे में क्या लगता है आपको? बहुत उसके वॉल्यूम कम हो गए हैं और लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है। देखिए, इंडियन मार्केट में वॉल्यूम डेफिनेटली कम हुए हैं। कुछ हमने सेबी के स्टेप्स देखे थे, कुछ अभी हमने जैन स्ट्रीट का एक फियास्को होते हुए देखा था, जो कि करीबन 36,000 करोड़ का था। उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़े वॉल्यूम्स मार्केट में कम होते हुए दिखाई दिए। तो सेबी के जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसकी वजह से जो लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे, हम्म। उससे कहीं ना कहीं हद तक उन उन लोगों को पे सेबी ने लगाम लगाई है, जिसकी वजह से वॉल्यूम थोड़े कम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक्चुअली में जो वॉल्यूम्स हैं, दीज आर ऑल जेन्युइन वॉल्यूम्स, जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि कुछ वॉल्यूम कम हुए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि ऑप्शंस के अंदर जो प्रीमियम्स हैं वो काफी कम होते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो वहाँ पे वॉल्यूम का बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट्स रहता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स में काफी जल्दी से उतार चढ़ाव होता है। तो वो उसको रोकने के लिए सेबी ने स्टेप लिया, जहां पर जेन स्ट्रीट का नाम आया, और सेबी ने उसको पेनलाइज भी किया है। और उसके बाद दोबारा से वो पेनल्टी देने के बाद दोबारा से मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं विद सर्टेन गाइडलाइंस। तो मुझे लगता है कि जो सेबी के स्टेप्स हैं उसकी वजह से जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे या जो इलीगल प्रैक्टिस कर रहे थे, उन उनसे मार्केट को अब सपोर्ट मिलेगा। भी जहाँ तक मेरे जानकारी है, उसने 4,800 करोड़ रुपए भर दिया है। जी। तो इतने 1,000 करोड़ रुपए जिसने भरा होगा, उसकी ताकत कितनी होगी, उसने कितना कमाया होगा उससे? तो ये मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल का है। और ये जो कह देखिए, रहे थे कि इंडिया वाले लूज कर रहे हैं 90%, जो माधवी बोलती थी इतना टाइम पहले, और उसने इसको एक मुद्दा बना लिया था बड़ा, सब जगह लेक्चर देती थी वो। तो ये उनको तब समझ में नहीं आया कि ये इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इतना टोटल वॉल्यूम में इसका परसेंटेज कितना है। 4,800 करोड़ का फाइन दिया है, तो उसने टोटल कितना मैनिपुलेशन किया होगा, और मैनिपुलेशन के तरीके क्या हैं, और उन पे क्या कैसे कंट्रोल पाया गया है, पूरा ये सिस्टमेटिक आना चाहिए। देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो जब ये जैन स्ट्रीट का इशू हुआ था तो एक्सचेंज के वॉल्यूम में करीबन 21% की गिरावट हुई थी। एक्सचेंज के वॉल्यूम 21% गिर गए थे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये फिगर करीबन 36,000 करोड़ के आसपास की, जिसमें सेबी ने 10% पेनल्टी पे करने के लिए बोला था, तो उन्होंने 10% के आसपास पेनल्टी पे करी है। बट हाँ, डेफिनेटली देखिए, अगर आप जेन स्ट्रीट की बात करें तो उनका क्लियर वर्डिक्ट था कि इन्होंने स्ट्रेटेजी यूज करी थी, जो कि मार्केट में आप यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी हम ट्रेड कर रहे थे उसमें हमने स्ट्रेटेजीज यूज करी हैं, वो मैनिपुलेशन नहीं है एज पर द जेन स्ट्रीट। कि उनके अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि जो भी हमने ट्रेड किया है उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, वो हमने स्ट्रेटेजी यूज करी है। बट कहीं ना कहीं वो प्राइस को, स्टॉक के प्राइस को बढ़ाने की बात यहाँ पे देखने को मिली है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑप्शंस में ट्रेड लिए थे, जिसपे सेबी ने लगाम लगाई है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको काफी बड़ा नुकसान देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो एक्सचेंज के वॉल्यूम्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिली, और उसी गिरावट की वजह से हम देख रहे हैं कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर जो कुछ और एचएफटी ट्रेडर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, क्योंकि इन्होंने एचएफटी भी काफी यूज किया था। तो एचएफटी जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से कुछ अभी दूर होते हुए दिखाई दिए हैं, या अपने वॉल्यूम उन्होंने श्रिंक कर लिए हैं, जिसकी वजह से मार्केट के वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली है। बट हाँ, ये जरूर है कि जो जेन स्ट्रीट जैसे जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं या जो एचएफटी यूज करते हैं, वो काफी हद तक अगर आप देखेंगे एज पर द सेबी, कि वो काफी हद तक मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसपे सेबी ने लगाम लगाई है।
मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि स्ट्रेटजी और मैनिपुलेशन में क्या है उसको। मैनिपुलेशन को आप स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, ऐसा किया हो जब वो समझते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब मैनिपुलेशन कैन बी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है, करने वाले की मंशा क्या है, नियत क्या है, वो देखना है हमें। वो स्ट्रेटजी बना रहा है जिसमें उसको फायदा हो और बाकी 90% लोगों को नुकसान हो, तो वो स्ट्रेटजी में नहीं है, वो मैनिपुलेशन है। जहाँ जैन स्ट्रीट को ही खाली फायदा हो रहा है, तो उसमें उसको हम स्ट्रेटजी कैसे बोल सकते हैं? वो स्ट्रेटजी सेल्फ स्वार्थ की स्ट्रेटजी है। तो इस पे कोई थोड़ा प्रकाश डालिए आपकी। वो कर रहे थे, वो सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, और ऐसे स्ट्रेटजी उसको अलाउ किया जा सकता है क्या? देखिए, वो बेसिकली ऑप्शंस में ट्रेड ले रहे थे, और ऑप्शन में ट्रेड लेने के बाद उन्होंने, जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का उन्होंने ऑप्शन लिया, उसके बाद हम्म। उन्होंने स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चालू करी, जिससे ही स्टॉक का भाव बढ़ गया, तो ऑप्शंस के प्राइस बढ़ गए, तो वहां उनको हम्म। बेनिफिट हो गया। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने ऑप्शंस को भी यूज किया है और कैश को भी यूज किया है, राइट। बट उन्होंने स्टॉक के प्राइस को बढ़ाने के लिए एक स्टॉक के अंदर बहुत सारा पैसा पंप किया, जिसकी वजह से स्टॉक के ऑप्शंस का प्राइस बढ़ गया और स्टॉक का प्राइस भी बढ़ गया, जिससे कि उनको वहां पे बेनिफिट होता हुआ दिखाई दिया। तो बेसिकली अगर आप जेन स्ट्रीट की नजर से देखते हैं तो वो एक स्ट्रेटेजी है, बट अगर आप रिटेल इन्वेस्टर की नजर से देखते हैं या सेबी की नजर से देखते हैं, तो डेफिनेटली ये मैनिपुलेशन है कि उन्होंने ऑप्शंस में ट्रेडिंग ली और फिर ऑप्शंस के प्रीमियम को बढ़ाने के लिए उन्होंने कैश मार्केट में पोजीशंस बनानी चालू करी, जिससे कि उसके प्रीमियम्स बढ़ गए। तो दैट इज समथिंग कि कुछ उन्होंने जानबूझ के किया है ये, जिससे कि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाएं और उसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको लॉस हो। तो दोनों ही अपने अपने पहलू पे ठीक खड़े होते हैं कि जो जेन स्ट्रीट है वो ये बोलता है कि हमने तो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम ऑप्शंस में ट्रेड लेंगे, फिर ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ाने के लिए हम कैश में पोजीशंस लेंगे। साथ में सेबी का भी कहना ठीक है कि इस ये इन्होंने एक तरीके से मैनिपुलेट किया है प्राइस को, कि पहले ऑप्शन में पोजीशन ले ली और फिर ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ाने के लिए उन्होंने कैश में पोजीशंस बना ली। तो बेसिकली सेबी ये कहना चाह रहा है कि ये मैनिपुलेशन का पार्ट है, जिससे उन्होंने प्रीमियम्स, जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स हैं, उसको बढ़ाने में हेल्प करी है। अभी मुझे लग रहा है दोनों इतने डिस्टेंस अपार्ट खड़े हैं कि एक बोल रहा मर्डर किया, एक बोला मर्डर हुआ ही नहीं है। इतना फर्क लग रहा है दोनों की बातचीत में। और दोनों अपने जगह बैठे हैं। तूने मेरे को फाइन दे दिया, मेरा काम हो गया, मैंने दिखा दिया 10% फाइन आ गया, अब तुझे जो करना है कर। जो बेसिक जो रूट काज है, जैसे आपने बताया कि उन्होंने कैश शेयरों में, कैश में उसमें मैनिपुलेशन किया, तो सीधा साधा फ्रॉड है, वो स्कैम है। उसमें समझने की क्या बात है? वो तो क्लियर है कि अगर आप किसी चीज के फायदा, इंडिविजुअली फायदा उठाने के लिए दूसरी चीज को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसके जो फैक्टर्स हैं, कैश में ज़्यादा ऑर्डर जाएगा तो फॉरवर्ड में जाएगा तो उसका 10 गुना ऑर्डर करेंगे लोग। वो तो टेंडेंसी है बाजार की। यस। तो ये एक कारण जो हमें सही नहीं लगता है, उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और रीडिफाइन होनी चाहिए चीज़ें। और उस पर कौन गलत है कौन सही है, उसका फैसला होना चाहिए। नहीं तो ये तो चलता ही रहेगा। उसका देखिए कोई फायदा रेड्डी नहीं है। साहब, मेरा ये मानना है कि अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो जो गाइडलाइन सेबी ने दी है उसके अंडर ही सब ट्रेड होना चाहिए। जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी हम पर वो व्यापार मान कर नहीं रहा है रहे ना, हैं। वो कह रहे कैश में कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सी उनका तो अभी वो कहना बोल ठीक रहे है हैं, ना कि अगर आप जेन स्ट्रीट के वो उससे बोलते हैं देखेंगे मर्डर हुआ तो। नहीं, मर्डर गलत नहीं हुआ। जी। मैंने उससे पैसा लेना था, मैंने मर्डर कर दिया, उससे पैसा नहीं दिया। अरे जी। तुझे पैसा नहीं दिया, तुझे मर्डर करने का हक क्या है? तो तेरे को पावर किसने दी? ये भी बोले हमने उसको मर्डर के चार्जेस पे फीस लगा दी है, फीस आगे खत्म, काम खत्म हो गया। अभी वो कल 10 मर्डर और करेगा, क्या करोगे उसका? भी तुमने उसको चीज को थोड़े रोका है जो उसको मर्डर करने है। जो हमारा ये था कि उसने फ्रॉड किया है, मैनिपुलेशन किया है, तो उसको रोकने के लिए क्या तरीका आपने अपनाया? वो कोई तरीका तो सभी के पास भी नहीं है, और वो जो बोले जा रहा है वो सही है। जेन स्ट्रीट, तो देखिए, गलत बात हुई ना। जैन स्ट्रीट का अगर आप पक्ष देखेंगे तो वो तो ये कह रहा है कि भाई हमने तो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है सेबी का कि आप एक साथ दोनों में, दो में पोजीशन नहीं ले सकते। अगर मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग ले रहा हूं तो मैं कैश में ट्रेडिंग ले सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन इज ए हेजिंग पार्ट। आई कैन से दैट कि अगर मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग ले रहा हूं तो मैं आई एम हेजिंग माई पोजीशंस। तो अगर आप देखेंगे कि जैन स्ट्रीट जो पक्ष कह रहा है वो यही कह रहा है कि भाई हमने तो ऑप्शन में पोजीशन ली है, प्लस हमने कैश में पोजीशंस ली हैं। वो प्राइस बढ़ गए, दैट्स अनदर थिंग, राइट। तो प्राइस ऐसे गिर भी सकते थे अब, बट ये है कि सेबी ये कह रहा है कि आपने जो स्टॉक के में पोजीशंस ली है उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये था कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो बढ़ जाए,
तो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का पार्ट है कि आपने अपने पोजीशंस को प्रॉफिटेबल लाने के लिए आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत सारा फंड डाल दिया या एक स्टॉक को उठा दिया, जिसकी वजह से उस स्टॉक के प्रीमियम्स में वैल्यू में प्रीमियम्स बढ़ गए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक ऑप्शंस हैं, जनरली इंडियन मार्केट में स्टॉक ऑप्शंस बहुत कम लिक्विड हैं। बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं जो लिक्विड हैं। अगर आप इंडेक्स की बात करते हो शायद ऐसा नहीं होता, जब यहाँ पे स्टॉक की बात हम करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर स्टॉक्स में बहुत कम लिक्विडिटी है, जिसको इजीली अगर कोई बड़ा फंड डालता है तो वो मार्केट को एक बार मूव कर सकता है। तो वो मतलब एक मैनिपुलेशन। तो अगर आप स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर डेफिनेटली लग रहा है कि जेन स्ट्रीट ने जो जानबूझकर पैसा डाला है, क्योंकि वहां पे इलिक्विडिटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसके प्राइसेस को मैनिपुलेट किया एज पर द सेबी। जानबूझ के नहीं, होशो हवास में किया उसने, जानबूझ के। और ये दूसरा क्या है उसने किया, जो मार्केट मार्किंग द क्लोज, दिस स्कीम इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग द एंड ऑफ द डे और एक्सपायरी डे प्राइस लेवल्स बाय कंसंट्रेटेड ट्रेडिंग इन इलिक्विड सेगमेंट्स, देयर बाय मैनिपुलेटिंग द सेटलमेंट प्राइस फॉर एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे यस। ज़्यादा क्लियर क्या बोलेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सेबी को अभी सुबह भी और उन्होंने, डिफाइन करने पड़ेंगे। सुबह आते सेबी थे को तो अभी माल और, लेना चालू करते थे, बस सेबी को बिल्कुल अभी सुबह और आते डिफाइन बड़े करने आते तो पड़ेंगे बेच अपने देते थे। रूल रेगुलेशंस। सेबी को अभी और डिफाइन करने पड़ेंगे कि किस तरीके से और इन चीजों को रोका जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होता है। तो उनके मद्देनजर मुझे लगता है कि सेबी को अभी और कुछ नई गाइडलाइंस लेके आनी पड़ेंगी, जो कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या जो एचएफटी ट्रेडर्स हैं या जो इस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका आइडेंटिफाई हो सके और उन पे कहीं ना कहीं जरूर एक ब्रैकेट्स में उनको रखा जा सके। तो इससे तो मुझे लगता है जो कार्रवाई हुई है कि सेबी को समझता ही नहीं है क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। यस। खाली 10% फाइन ले लिया, काम खत्म हो गया क्या। ये तो आओ आओ चलाओ वाली बात हो गई। यस। अभी यस। यस। एल्गोरिथमिक जो स्ट्रेटजीज हैं वो बोल रहे हैं, some institutional players deployed high frequency algorithms to rapidly manipulate prices, often front running retail investor trades, particularly around weekly and monthly contract expires। तो उसमें क्या उनका एक्सपोजर है, कितना था, कौन कौन लोग थे, उसके फॉलोअर्स कौन है, तो ये सब का पूरा डिटेल आना चाहिए। अभी तो पकड़ यस। में आया है आदमी, उसको छोड़ रहे हो आप। यस। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, अभी क्या करना चाहिए सभी को। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि वही मैं कह रहा हूँ कि सेबी को अभी अपने कुछ रूल रेगुलेशंस हाईलाइट गाइडलाइंस को चेंज करना चाहिए। कुछ सेबी को उस टाइप के गाइडलाइंस लेनी चाहिए जो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स या जो एचएफटी प्लेयर्स हैं या जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड यूज करते हैं, जो इस टाइप की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, उन पे आइडेंटिफाई करे और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनको ब्रैकेट में रखे, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान ना हो, या उनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट करे कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, या एक उनकी पोजीशन लिमिट को आइडेंटिफाई करे, या उनकी पोजीशन लिमिट को बढ़ाना है या घटाना है, जो भी करना है वो करे, और बाकी उनकी जो सभी चीजें हैं सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए, जिससे कि वो इस टाइप की ट्रेडिंग दोबारा ना कर पाए। तो मुझे लगता है कि सेबी को रिक्वायरमेंट है कि रिटेल इन्वेस्टर के पक्ष में कहीं ना कहीं देखें कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो किस तरीके से मार्केट में आके अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एफ एंड ओ सेगमेंट अगर सेबी नहीं मैनेज कर पा रहा है तो बंद करे इसको। हम्म। क्योंकि देखो, सबके भले में भला है, तो 90% लोगों का भला नहीं हो रहा है उसमें। यस। तो 10% लोगों को भला कर रहे हैं, तो हमको मैनिपुलेशन का मार्केट थोड़ा खोला हमने। बस। स्टॉक मार्केट इज नॉट टू गिव एडवांटेज टू 10% पीपल एंड 90% शुड लूज। यस। दिस इज नॉट द एम एंड गोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। यस। नॉर इट विल रन द इकोनॉमी स्मूथली। खुलेआम मैनिपुलेशन हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको वो बोल रहे हैं मैं स्ट्रेटजी बना के चल रहा हूँ, आप बोले फाइन दे दो चलेगा। तो ऐसे ही है, लाइट नहीं है दे दो, फाइन दे दो। फाइन देने से कहाँ सॉल्व होता है, क्योंकि जितने घपले हुए हैं इसमें, वो क्लियर केस है ये। जहाँ सामने वाला मानने को तैयार नहीं है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, नहीं जैसे आपने बोला कि उनके वो गाइडलाइंस नहीं है। गाइडलाइंस होंगी भी तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। यस। अभी सेबी जितने फाइन लगाती है 90% लोग फाइन देते ही नहीं है उसको। और यस। उसके ऊपर फाइन लगाना चाहिए, और उसकी क्या कार्रवाई होगी। तो ये बहुत सीरियस मामला है। देखिए, बिल्कुल सीरियस मामला है, क्योंकि जिस तरीके से सेबी की स्टडी आई है कि 90% लोग लॉसेस करते हैं, तो डेफिनेटली सेबी को देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या इशू है, कहाँ पर कौन है जो मैनिपुलेट कर रहा है या इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, उस पे सेबी को कड़ी नजर रखनी चाहिए।
अच्छा, आर्बिट्रेज के बारे में बोला उन्होंने कि आर्बिट्रेज प्रॉफिटिंग फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस अक्रॉस मार्केट्स, यस। ये उसकी डेफिनेशन है, इज यस। लीगल। यस। It becomes manipulative if the trader activity moves prices on the less liquid side to create such opportunity artificially, as यस। seen in the Jane Street strategy. अब इससे यार क्या करेगा, सीधा उसने बोला जेन स्ट्रीट स्ट्रेटजी में उसने इलिक्विड स्टॉक को लिक्विड किया है, लिक्विडिटी यस। बढ़ाई है। यस। तभी सेबी ने बोला है कि वो आप मैनिपुलेट किया है आपने उन चीजों को, जो इलिक्विड है उसको आपने मैनिपुलेट किया है, उसमें आपने आर्टिफिशियली लिक्विडिटी जनरेट करी है जिसकी वजह से वही। ये तो ऐसे हो गया, किसी ने पकड़ मार लिया और आप बोल रहे हो उसकी स्किल है सब, ये तो जो स्किल है इतनी भीड़ में उसने पकड़ मार लिया, यस। 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 हम एग्री। फाइन कर देंगे उसको, छोड़ देंगे। यस। स्किल का काम हो गया, ये तो हमारी स्ट्रेटजी है। उसको बोला पकड़ मार को, पकड़ा, क्या कर रहा है, ये तो हमारी स्ट्रेटजी है सर। यस। आम आदमी तो नहीं निकाल सकते, हमारे हमने स्ट्रेटजी बनाई है जिससे हम कर सकते हैं कुछ। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। स्ट्रेटजी गलत है या नहीं है, उसकी इंटेंशन क्या है, ओवरऑल सिनेरियो क्या है, और सेबी को काहे के लिए बिठाया गया है, वो अपना काम, सेबी भी अपना काम कर रही है कि नहीं, वो समझती है क्या हो रहा है बाजार में, और कितने सालों से चल रहा था। तो आपको क्या लगता है और क्या इसमें करना चाहिए सरकार को, रिजर्व बैंक का कोई और किसकी मदद ले देखिए, सकते रिजर्व हैं? बैंक को भी देखना चाहिए कि जो फंड वो लेके आ रहे हैं कहाँ से फंड आ रहे हैं, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। और जो इलिक्विड स्टॉक्स हैं उनको तो मेरे ख्याल से ऑप्शन से बाहर ही कर देना चाहिए। केवल आप इंडेक्स को ही रखें ऑप्शंस के अंदर, जिससे कि इजीली उसको ट्रेड किया जा सके। स्टॉक्स को मुझे लगता है कि ऑप्शंस में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक स्टॉक्स के अंदर कोई लिक्विडिटी आई नहीं है। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक्स में, तो मैक्सिमम अगर तक स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है तो उसको हटा देना चाहिए, या एक क्राइटेरिया रखना चाहिए कि पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम होगा तो ही उसमें ऑप्शंस आए। मुझे लगता है कि ऑप्शन केवल इंडेक्स में होने चाहिए, जिससे कि जो इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं या जो ट्रेडर हैं उनके लिए इजी हो। तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स को हटा देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में ऑप्शन में रख के कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई लिक्विडिटी भी इतनी खास नहीं है और कोई उसका पर्पस भी सॉल्व नहीं हो रहा है। आई थिंक कि ऑप्शंस में से स्टॉक को हटा देना चाहिए। खाली इंडेक्स को आप रखिए, सेक्टोरल इंडेक्सेस को रखिए, और जितने भी इंडेक्सेस हैं उनको आप ऑप्शन में रखिए, जिससे कि वहां पर इजीली आदमी ट्रेड कर सके। और दूसरा आपने सही कहा, डिफाइन करें कि स्ट्रेटेजी क्या है और मैनिपुलेशन क्या है। यस। स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है, एक तरह से दूसरे को हराना ही है। स्ट्रेटेजी जो कुशल नीति होती है, जो वार में चलती है, वार से ये वर्ड आया है स्ट्रेटेजी का, कि किसी स्ट्रेटेजी से उसको दूसरे को फांस लेना। यस। जो पहाड़ पे खड़ा है तो उसको दूसरे पहाड़ से जाके पकड़ लेने का, तो उसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। कोई तरीका है दूसरे को कंट्रोल में लाने का अपने, उसके लिए साम दम दंड भेद सब चलता है स्ट्रेटेजी में। यस। यस। लेकिन आप इकोनॉमिक्स में नहीं चला सकते, आप अपने कंट्री की प्रोग्रेस में वो नहीं यूज कर सकते हो। जो स्ट्रेटेजी का वो वाला पक्ष है, नेगेटिव वाला पक्ष है, पॉजिटिव वाला यूज करो आप। पॉजिटिव स्ट्रेटेजी वेयर यू आर प्लानिंग समथिंग इन ए प्रॉपर मैनर। अब जैसे उनको पकड़ना है तो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, वो स्ट्रेटजी और है, और उन्होंने लूटने की स्ट्रेटजी बनाई, उनकी स्ट्रेटजी और है। यस। दोनों का नाम स्ट्रेटजी है लेकिन काम डिफरेंट कर रहे हैं। नहीं तो इतना प्रॉफिट कहाँ से आएगा उसको। जी, तो सर एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं अनुज जी से जेन स्ट्रीट के बारे में, आप और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि जेन स्ट्रीट और जो सेबी का है, ये डेफिनेटली कुछ डेफिनेशंस होनी चाहिए हम्म। कि किस तरीके से जो भी बड़ा प्लेयर है या जो बड़ा फंड हाउस है वो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को। हम्म। उसको सेबी देख भी रही है और नजर भी रखनी चाहिए, जिससे कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनको नुकसान ना हो। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी डेफिनेशन और बड़ी करनी चाहिए, जिससे कि ये डिफाइन हो कि मार्केट में किस तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है। डेफिनेटली जेन स्ट्रीट ने जो किया वो एक मैनिपुलेटिव एक्टिविटी थी, क्योंकि जिसकी वजह से हमने देखा कि इलिक्विड स्टॉक्स में लिक्विडिटी लाकर उसके हम्म। प्रीमियम्स के जो प्राइस थे वो बढ़ाए गए, और उसका बेनिफिट जेन स्ट्रीट ने उठाया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता हम्म। है कि मार्केट में नहीं होनी चाहिए। अगर हम्म। ऐसी है तो भी जरूर डेफिनेटली उस पर नजर रखें, जिससे कि कोई उसको मैनिपुलेट ना कर पाए। जी। अनुज जी, मार्केट के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे इस वक्त जो मार्केट में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं? तो व्हाट इज योर एडवाइस टू इन्वेस्टर्स? देखिए, हमें लगता है कि मार्केट में जो मार्केट का ट्रेंड है वो हमें लगता है कि पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड टैरिफ्स की डील्स हो रही हैं,
उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब पॉजिटिविटी आ सकती है। और कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं और मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो मुझे लगता है कि एक लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट प्लान बना के चलें। जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और लंबी अवधि का व्यू बना के चलें, जिससे कि पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है और हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में थोड़ी कम रहेगी, बट हाँ, अगर लंबा टाइम का इन्वेस्टमेंट का व्यू बना के चलते हैं तो वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी। अनुज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम कॉर्पोरेट न्यूज चलाएंगे, अगर आप रुकना चाहें तो। 1 मिनट के थैंक हो यू मैम। ऑडियो चला देते हैं। भारत से जुड़ी प्रमुख व्यावसायिक खबरें। 25 जुलाई 2025। एक भारत मुक्त व्यापार समझौता संपन्न। 24 जुलाई को लंदन में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए। यह डील भारत की हाल की वर्षों की पहली बड़ी व्यापारिक उपलब्धि मानी जा रही है। इसके तहत द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और ब्रिटिश लग्जरी कारों के आयात पर शुल्क घटेगा, जिससे वे भारतीय बाजार में अधिक सुलभ होंगी। दो शेयर बाजार में व्यापक गिरावट। विदेशी निवेशकों की बिकवाली 2x। तो ये थे कॉर्पोरेट न्यूज। अनुज जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्कार जी।